हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इजराइल एंड ईरान की जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। तो भाई क्या मतलब रीज़न है इसके सारे, कौन कौन जिम्मेवार हैं, वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट है और इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है अभी तक और क्या आगे होनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम अ, देख लेते हैं भाई ज्योग्राफिकली के कहाँ कहाँ ये फॉल पड़ते हैं। तो भाई वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है ईरान और इसकी कैपिटल तेहरान, और यहाँ पे है इजराइल। तो मिसाइल भाई इजराइल से यहाँ पर आती है अ, ईरान के कैपिटल तेहरान पे, और ईरान काफ़ी सारी जो मिसाइल्स है वो छोड़ रहा है इजराइल पे। इजराइल का वैसे तो टेक्निकली वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन है भाई, उनका जो आयरन डोम, जो एयर शील्ड है उनकी काफ़ी मजबूत मानी जाती है, दुनिया भर में उसका लोहा है। बट कहीं ना कहीं ईरान ने भी भाई इतने सारे मतलब मिसाइलें यहाँ पे छोड़ दी हैं। हम रिसेंट टाइम में हमने देखा ही है कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पर इसराइल में एंड ईरान में देखने को मिली है। तो इसमें डीप से इसका एनालिसिस करते हैं भाई कि क्या सारे रीज़न हैं, तो और इंडिया इसको लेकर के या वर्ल्ड इसको लेकर के क्यों इतना ज़्यादा चिंतित है। तो भाई आते हैं हमारे आर्टिकल पर। तो ये मिडल ईस्ट में भाई दोनों कंट्रीज पड़ती हैं, जो इनकी राइवलरी है वो एक तरीके की मतलब एज पे खड़ी है थर्ड वर्ल्ड वॉर पे। ऐसा भी काफ़ी जो एक्सपर्ट का कहना है। जो टेंशन है भाई काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन है। एक तरीके से जो इसराइल है ना, वो कहता है कि भाई जो ईरान है वो हमें दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, क्योंकि ईरान ने कभी भी इसराइल को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरी तरफ जो ईरान है वो बोलता है कि जो इसराइल है वो हमारे जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल करना चाहता है। तो इसकी सच्चाई क्या है ये जान लेते हैं। तो बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं कि जो ईरान है वो इतना रेवोल्यूशनरी भाई कब से हुआ है, 1979 जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी। उससे पहले ईरान या इसराइल दोनों आपस में एनिमी थे। बट जब से ईरान में वहाँ पर अयतुल्ला खामेनी का राज आया भाई, तब से इस्लामिक स्टेट जो रिपब्लिकन है वो उसने डिक्लेयर कर दिया कि जो इसराइल है वो इलिजिटिमेट स्टेट है, उसका कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है, तो उसको कोई भी राइट नहीं है भाई दुनिया में एग्जिस्ट होने का, दुनिया के नक्शे में शामिल होने का। सिंस देन भाई जो उनका जो रिलेशन है वो काफ़ी डोमिनेट हुआ है मिसट्रस्ट के थ्रेट से, प्रॉक्सी वॉर से। प्रॉक्सी क्या होते हैं भाई, जो वहाँ पे इलिजिटिमेट जो ग्रुप्स होते हैं वो छुप कर के एक दूसरे पर वार करते हैं। जैसे ईरान के काफ़ी सारे वहाँ पर मिलिटिया ग्रुप हैं, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, है ना। जैसे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इसराइल ने हमास पर काफ़ी ज़्यादा और हिजबुल्ला पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए हैं। ठीक है, और गाजा स्ट्रिप पर देखने को मिला है बहुत सारी ह्यूमन राइट जो वायलेशन वहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि ये लड़ाई मैं मानता हूँ कि वेस्ट की और ईस्ट की है, जहाँ पर एक तरफ जो इसराइल है, जो ईरान है, सॉरी, जो ईरान है वो अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पिछले कुछ सालों से। 2015 में भाई एक जेसीपीओ का एक पैक्ट हुआ था इसराइल ईरान में और यूएसए के बीच, बट वो जिस पर रोक लगा दी गई थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिच प्रोग्राम को वहीं पर रोक देगा, बदले में यूएसए उनको कोऑपरेट करेगा उनकी इकोनॉमी को अच्छे से सस्टेन करने में। बट वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया, वो पूरा प्लान एंड चौपट हो गया। तब से राइवलरी ईरान की वेस्ट के साथ एंड सीधा सीधा शब्दों में बोलूँ तो यूएसए के साथ डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली हो गई है। जो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक जो मेजर है, जो सेटबैक है, जो कंट्रोवर्सी का रीज़न है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर बना रखी हैं, और हमें पता ही है कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं उससे दुनिया डरती है। तभी तो नॉर्थ कोरिया कभी मतलब न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए दौड़ में लगता है, और कैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन अटेन किए। कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन थर्ड एक्सपर्ट ऐसा भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर वेपन का ही वो एक बड़ा रीज़न है कि अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे अभी हमने देखने को मिला कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी लंबे दौर से लड़ाई चल रही है, और अभी ईरान और इसराइल के बीच। तो एक जो बड़ा रीज़न है भाई वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का।
इसराइल को फ़ियर है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो ईरान कर रहा है, अगर एक बार उसने अटेन कर लिया, तो भाई जो उसके कोवर्ट ऑपरेशन हैं भाई, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगे, और जो उसके ईरान उसका प्रोग्रेस है वो इसराइल का, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो इसकी वजह से ये चल रहा है। इसमें काफ़ी अहम रोल है भाई प्रॉक्सी वॉर्स का अक्रॉस द रीजन। बोथ कंट्रीज अक्सर देखने को मिला है कि प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ने को मिली है, पर ये काफ़ी लंबे समय से जो ईरान है सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह इन लेबनान। लेबनान देखो भाई, ये भाई सीरिया है, सीरिया का गवांडी मुल्क जो है वो है लेबनान, और साथ ही साथ है सीरिया। यहाँ पर जॉर्डन देखने को मिलता है, और ये मेडिटेरियन सी। ठीक है भाई। और ईरान के साथ काफ़ी जो क्रूशियल जो एरिया पड़ता है ज्योग्राफिकली, वो है भाई पर्शियन गल्फ। ठीक है। तो इसलिए पूरा वर्ल्ड चिंतित है प्रॉक्सी वॉर्स के कारण। पहले तो चल रही थी भाई ये। ठीक है। मिलिटिया उनके जो हैं वो इराक में एंड सीरिया में भी हैं। हौती रेबल्स जो यमन में जो हैं भाई, वो तो किसी से भी छुपे नहीं है वहाँ पर भाई, कितनी लूटपाट होती है। वो तो किसी को भी अरेबियन सी से गुजरने नहीं देते। पहले तो भाई एक कोबर्ट एंड साइबर जो ऑपरेशन थे वो लुक छिप के चलते थे, ओवर द डिकेड चलते रहे भाई। साइबर वॉरफेयर था, कभी क्रूशियल बैकग्राउंड पर। ठीक है। कभी उन्होंने अटैक कर दिया, कभी ड्रोन से अटैक कर दिया, तो पैसे पहले तो ये चल रहा था। बट जब से 2023 से एक्सप्लोजन वहाँ पर हुआ ईरान के, इस वहाँ इस्फहान जो मिलिट्री फैसिलिटी है वहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया इसराइल से, तब से दोनों में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी देखने को मिली है। कंपेयर करते हैं भाई मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक पोजीशन में, तो आइडियोलॉजिकली जो ईरान है वो भाई इस्लामिक थियोक्रेसी पर चलता है एंड एंटी जूइस्ट है। दूसरी तरफ जो इसराइल है भाई वो डेमोक्रेटिक जूइश स्टेट है। बैकिंग भाई जो की अलाइज हैं वो सीरिया, सीरिया यहाँ पर भाई सीरिया। ठीक है। यमन के हौती रेबल्स। ठीक है। हिजबुल्ला, हौतीज, ये सारे के यहाँ इसके अलाइज हैं, या प्रॉक्सी वॉर में इसका साथ देते हैं ईरान का। दूसरी तरफ भाई यूरोपियन यूनियन होगी, यूएसए हो गए। ठीक है। सम गल्फ कंट्रीज जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, तो वो इसराइल की तरफ कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट होते हुए भी वहाँ पर इंक्लाइंड हैं, बिकॉज ऑफ यूएसए एज वर्ल्ड पावर है। कोर थ्रेट क्या है भाई, इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं और साइबर जो वॉरफेयर उनका है इतना मजबूती से, तो वो ईरान के लिए काफ़ी बड़ी साइबर थ्रेट है। और दूसरी तरफ बात करें इसराइल की, तो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन है, वो जो उनका मिलिटिया है, जो प्रॉक्सी प्रॉक्सी वॉर वो खेलता है, चाहे वो हिजबुल्ला हो उनके थ्रू, तो वो काफ़ी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं अपने आप को। तो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो भाई ईरान के पास असिमेट्रिकल वॉरफेयर है, रीजनल इन्फ्लुएंस है उनके पास। दूसरी तरफ ईरान के पास भाई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको वो आयरन डोम के नाम पे जाना जाता है, पूरी दुनिया भर में उसका लोहा है। और उसकी जो साइबर डोमिनेंस है भाई वो काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट है। ठीक है। तो जो मेजर इवेंट देखने को मिले, तो उसका जो स्टार्ट है भाई वो ईरानियन रेवोल्यूशन से होता है। तो जिसके बाद दोनों के जो रिलेशन हैं वो सीवियर होते हुए देखे गए हैं 1979 में। उसके बाद 2010 में ईरान की जो नेतान जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था भाई, उसकी वजह से और ज़्यादा रेवलरी बढ़ गई। उसके बाद 2018 में यूएसए एग्जिट आ गया ईरान, एंड न्यूक्लियर की जो डील है टेंशन और ज़्यादा स्पाइक हो गई। यूएसए ने ट्रेड के काफ़ी सारे सेंक्शन ईरान पर लगाए। ठीक है। 2023 में भाई एक्सप्लोजन हुआ इस्फहान जो फैसिलिटी है उनकी इसराइल के ड्रोन से, तब से ये रेवलरी एक काफ़ी बड़ा रूप ले गई है। उसके बाद 2023-24 में प्रॉक्सी जो अटैक्स हुए, एयर स्ट्राइक्स हुई, एस्केलेशन हुई, चाहे वो सीरिया हो, गाज़ा हो, लेबनान हो, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कम्युलेटिवली इस जो लड़ाई है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें कि भाई क्यों हमें और आपको या पूरे वर्ल्ड को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक तो ऑफ कोर्स भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर इससे छिड़ सकती है। जो ईरान और इसराइल की कन्फ्लिक्ट है, एक रीजनल वार ना होकर के, क्योंकि ये आप देखो मैप में देखो भाई, ये जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट का भाई, ये काफ़ी रिच है, चाहे फिर वो ऑयल की नीड हो, एनर्जी नीड्स हो, नेचुरल गैस हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो ग्लोबल की जो ऑयल नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में है, एनर्जी नीड्स हैं, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं भाई।
और इसका कहीं न कहीं थ्रेट्स है भाई शिपिंग रूट्स में, इन रेड सी में, गल्फ में, जिसका ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है उस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम देखते हैं कि जहाँ से जो समुद्री जहाज़ जाते हैं अरेबियन सी में होते हुए रेड गल्फ ऑफ एडन में, तो यहाँ पे जो यमन के लुटेरे हैं यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि लूट-पाट करते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं रेड सी में होते हुए। यहाँ से होते हुए यहाँ पर हम शिपिंग करते हैं, हम हों या कोई भी और ईस्ट एशियन के जितने भी नेशंस हैं, तो ये वर्ल्ड ट्रेड को खतरा है, प्राइस को खतरा है ऑयल के, इनस्टेबिलिटी हो सकती है इसकी वजह से, जिसके कारण भाई पूरा जो मिडल ईस्ट है वो इनस्टेबल, या पूरा वर्ल्ड है वो इनस्टेबल हो सकता है। दूसरी तरफ है भाई यूनाइटेड स्टेट्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो बैकर है इजराइल का, वो मिलिट्री एड देता है भाई, फाइनेंशियल एड भी दे रहा है, जिसकी वजह से तो देखो आप, इतना छोटा सा नेशन भाई पूरे मिडल ईस्ट में अपनी दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा हुआ है। ठीक है। और कहने की बात तो भाई ये भी सामने आई है कि यूएसए ने इंडिया और पाकिस्तान में भाई समझौता इसलिए करवा दिया क्योंकि वहां पर जो नूर फतेह जो उनका मिलिट्री फैसिलिटी थी, वहां पर उन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर बिठाए हुए हैं ताकि वो अफगानिस्तान पे एंड ईरान पे अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखे, एंड लोड पड़ने पर अगर यहाँ से इसराइल अपने फाइटर जेट भेजता है तो यूएसए बाई यूजिंग पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको यूज करते हुए, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान ने भाई अपनी टेरिटरी बेच दी है। और यही हमने देखने को मिला कि $1 बिलियन के बेल आउट मिल गया और $10 बिलियन का यूएसए ने एड दी पाकिस्तान को, ये जानते हुए भी कि भाई एक ब्रीडिंग ग्राउंड है पाकिस्तान टेररिज्म का। और इंडिया ने इस बात को पूरे वर्ल्ड में यूएन में खुल करके ऊंची ऊंची आवाज में बोला। तो भाई आगे ग्लोबल में हमने देख लिया कि कैसा इसके ग्लोबल स्टेबिलिटी पर क्या थ्रेट्स हैं इसके। अब आगे भाई हो क्या सकता है, तो सबसे पहले तो जैसे डोनाल्ड जे ट्रम्प यानी कि दुनिया के सरताज सरपंच ने बोला कि भाई मैं एक झटके में वॉर को रुकवा देता हूं, जैसे मैंने पाकिस्तान इंडिया की रुकवा दी, जैसे सो कॉल्ड उन्होंने यूक्रेन एंड रशिया की रुकवा दी, अभी वो बड़बोला भाई मेरा चाचा ऐसे बोलने लग गया है कि वो भाई ईरान और इसराइल की भी एक ही दिन में रुकवा देगा वॉर। तो देखिए भाई डी एक्सलेशन हो सकता है डिप्लोमेसी के थ्रू, या फिर एक्सटेंड हो सकती है प्रॉक्सी वॉर, न्यू फ्रंट खुल सकते हैं लेबनान, सीरिया, ये पूरा जो रीजन है वहाँ पर ईरान की जो प्रॉक्सी मिलिशिया है तो वो यहाँ से एक और फ्रंट खोल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि भाई जो ईरान एंड इसराइल की जो राइवलरी है, कंफ्लिक्ट है, वो एक आइडियोलॉजिकल ना हो करके रीजनल डोमिनेंस के लिए पूरी राइवलरी छिड़ पड़ी है यहाँ पर। ठीक है। तो कंक्लूजन में भाई हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसराइल और ईरान की ये जो भाई पोजीशन है, ये एक वर्ल्ड की प्रोस्पेरिटी और पीस के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बाद अगर ये कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ती है तो भाई ये पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। जानो माल का पहले भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है इसराइल की वजह से साथ वाले नेशन में, बट खुलकर पे इस पे कोई भी बात नहीं कर रहा क्योंकि जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो इंक्लाइंड है भाई इसराइल की तरफ। तो ज़्यादा जो वर्ल्ड की मीडिया वो इसे क्रिटिसाइज करने में असफल हुई है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात रहेगी क्या भाई जो डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं जो वो दोनों में सुलह करा पाते हैं, या ये वॉर है जो प्रॉक्सी वॉर ना रहते हुए एक बड़ा रूप अख्तियार करती है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके क्या ओपिनियन है, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है, इंडिया को किसका साथ देना चाहिए? भाई इंडिया तो दोनों मतलब दोनों के साथ स्ट्रेटजिकली ओपन है, दोनों के साथ फ्रंट। ठीक है। और इंडिया की जो सिक्योरिटी डिपेंडेंट है जो मिडिल ईस्ट पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या गोल्ड के प्राइसेस इस पे डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट भी बोल रहे थे कि क्रैश होने वाली है, तो क्या इन पे इम्पैक्ट रहेंगे? आपके क्या ओपिनियन है भाई, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। सी यू नेक्स्ट टाइम।